हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन तक क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए, जिससे एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। शेड्यूल यही है कि एवरी 9 PM को हम आपको देते हैं एक क्लास अपने चैनल पर। जो अभी चल रही है वो है क्या, सबसे पहले हमने देखा था आरआरबी पीओ मेंस। फिर हमने देखी थी कंप्लीट रीजनिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स। आप ये डालकर भी सर्च कर सकते हैं, आरआरबी मेंस रीजनिंग। अगर आप डालेंगे तो एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें अभी हमने 5 वीडियोस बना दी हैं। इसमें भी क्लास 5 तक चल चुका है और आप करंट में फॉलो कर रहे हो आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग। ठीक है। तो ये हम तीनों पैरेलल चला रहे हैं, एक के बाद एक चला रहे हैं मतलब। तो आपने सबसे पहले ये देखा, फिर ये देखा, अब ये देख रहे हैं आप, और 7 डेज आप इसे देखेंगे। उसके बाद हम लौट के आरआरबी मेंस पर आ जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेंस लेवल डीआई की भी वीडियोस बने तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप चाहते हैं या नहीं। वरना ये कंटिन्यू रखते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और ये है हमारी मेल आईडी, आपको जो भी क्वेरी है आप इस पर रेज कर सकते हो। ये क्या है, ये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो व्यू है वो अब आपको ऐसा शो हो रहा है। बहुत सी प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड कर दी गई हैं। टाइटल भी डाल दिया गया है कि ये एक लिंक पूरी प्लेलिस्ट का है, ये किसी एक वीडियो का लिंक नहीं है। आपको इसमें 35 36 ऐसे भी वीडियोस मिलेंगे, एक एक प्लेलिस्ट में मल्टीपल वीडियोस हैं। और बेसिकली हम फोकस करके बना रहे हैं अपना ये वीडियोस आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए। अभी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, वो है यूनियन बैंक एसओ। आपको ये जो तीन है उसके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, सेक्शनल क्लियर करनी है। जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो ये 150 मार्क्स पर बेस पर किया जाएगा। इस पेज पर आकर मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहती हूँ, और हर बार मैं वो ट्राई करती हूँ कि मैं आपसे वो डिस्कस कर सकूँ। क्या है वो, देखिए। जो लोग भी आरआरबी पीओ और क्लर्क को फॉलो कर रहे हैं और मेंस पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि उनका क्लर्क का प्रीलिम्स बहुत अच्छा है, पीओ का प्रीलिम्स अच्छा है, तभी वो मेंस पढ़ रहे हैं। और मेंस पढ़ना भी चाहिए, चाहे आपका अच्छा हो या ना हो। अगर आप मेंस नहीं पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बैंकिंग एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करते रहोगे, बैंक क्लियर नहीं होगा। मेंस पढ़ते रहिएगा, मेंस पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि बैंक्स में जॉब लेने की आपकी इच्छा है। ठीक है। आपकी इच्छा तो है, मगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हो तो प्री ही पढ़ते रहते हो। जब तक मेंस नहीं पढ़ोगे तब तक प्री की जो पजल है वो आपको टफ लगती रहेंगी। चाहे समझ आए चाहे ना आए, प्रीलिम्स छोड़ो, मेंस पढ़ो। मेंस को पढ़ो पूरे 1 मंथ। और फिर आप देखना कि आपको जब प्री आप पढ़ने जाओगे ना, अरे भैया, मेंस मेंस की पजल वीडियो आपकी विंडो पर आई, आपने खुद से ट्राई करा, आपसे नहीं बनी, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी तो मिल रहा है ना। क्यों ना पढ़ो इसे। मेंस को पढ़ो, बहुत जरूरी है मेंस की क्लर्क और आई मीन रीजनिंग की पजल्स को बनाना, डीआईस को बनाना। मेंस लेवल चीजें पढ़िए, वरना आपका कभी बैंक नहीं निकलेगा। और इनके साथ आपको करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। हर रोज, डेली बोल रही हूँ, डेली आपको 1 2 घंटा करंट को देना है। क्योंकि ये जो है ना प्योर क्लर्क, जो पीओ क्लर्क है, एसबीआई को छोड़कर जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन आएंगे वो सेक्शनल कट ऑफ पर काम करते हैं। तो करंट की अगर आपको 7 से या 4 से 5 या 10 नंबर की कट ऑफ नहीं आप क्लियर कर पाए तो मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, भले ही आपके 160 प्लस नंबर है क्लर्क में। और आपकी जो कट ऑफ है उसकी, किसकी, करंट अफेयर आपका क्लियर ही नहीं हो पाया तो सब बेकार है। कितने भी नंबर ले आइए सब बेकार है, आपको करंट पढ़ लेना चाहिए। बस यही कहने का अंतर है, मतलब है। और जो लोग ये एसओ लेवल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए नॉलेज बेस पढ़ना बहुत जरूरी है। नॉलेज बेस के लिए एक चैनल मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वो है गेट शमशेर। गेट शमशेर पर जाकर पाइथन की प्लेलिस्ट, डीबीएमएस की प्लेलिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट और एल्गो की प्लेलिस्ट
इन सबको खत्म कर दो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कुछ आता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, और मल्टीपल डिफरेंट क्वेश्चन भी आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। आ गया किचन। आगे चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए। इसका स्क्रीनशॉट लो और बनाना शुरू करो। हम लोग भी बनाना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है ये? 9 पर्सन है। ABCDEFGHI was born in a different months, January, June, and December of the same year, but not necessarily the same order. Not more than 3 person were born in 1 month. तीन से ज्यादा नहीं वो जन्म लेते हैं एक ही तो यहाँ पर आ जाएगा जैन, यहाँ आ जाएगा जून, और यहाँ आ जाएगा दिसंबर। ये वाह, इससे पहले वाला तो और भी सही बना था। एक, तीन से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, और 9 है, इसका मतलब तीन 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 ही होंगे और कुछ नहीं हो सकता। तीन से ज्यादा नहीं हो सकते मतलब तीन से कम भी नहीं होंगे, अगर तीन से कम हुए तो दो हो जाएगा। समझ, दो हुए तो यहाँ अगर तीन होगा, यहाँ तीन होगा, तीन छह दो आठ, आठ ही रह जाएगा। इसका मतलब ये है हर किसी में तीन तीन आने हैं। चलो। सी एंड एच वर नॉट born इन द मंथ ऑफ जून। जो भी सी और एच हैं वो जून में नहीं जन्मे हैं। टी एंड आई वर born इन द मंथ हैविंग 30 days। देखो पहली बात, केवल जून 30 का है ये दोनों, आज से नया, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, सिर्फ यही चारों हैं जो 30 के होते हैं। अदरवाइज सबके सब 31 के या 28 का होता है फेब। हम्म। तो क्या बोल रहे थे ये? डी एंड आई born इन द मंथ ऑफ हैविंग 30 days, इसका मतलब डी इधर आ जाएगा और आई इधर आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। E and A were born in a month having 31 days but not in the first month of the year। ठीक है, यानी E और A आपके 31 जनवरी में तो आएंगे नहीं। E और A के लिए उसने बोल दिया है कि साल के पहले मंथ में E और A नहीं जन्मे हैं, जबकि E और A का जन्म 31 डेज वाले मंथ में हुआ है। 31 का ये है, 31 का ये है। अगर ई ए जैन में नहीं जन्मे हैं तो इसका मतलब ई और ए सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में जन्म लिए होंगे। चलिए, वी वाज यंगर टू एफ। देखो जी, ध्यान से सुनिएगा। जो जन्मे जनवरी में जन्मा है, जो फेब में जन्मा है, इन दोनों में बताओ बड़ा कौन होगा? जो जनवरी में जन्मा है वो बड़ा होगा, जो जैन में जन्मा है वो छोटा होगा, है ना? एज कंपेयर टू जनवरी वाले जून वाला छोटा होगा। तो ये ऐसे ही आपको इस चीज को समझना है। क्या? जो बी है वो क्या है? यंगर है, इसका मतलब बी इधर बनेगा एफ से। एफ से बी यंगर है, बट एल्डर टू जी, मगर जी से बड़ा है। जो बी है वो एफ से तो छोटा है, मगर जी से बड़ा है। तो कुल मिला के जी को आपको यही रखना पड़ेगा, बी को आपको यही रखना पड़ेगा, और एफ को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एफ बी जी की पूरी कंडीशन क्लियर है, ऐसे ही होगा, क्योंकि देखो बी जो है वो जी से बड़ा है मगर एफ से छोटा है, इसका मतलब बी का जन्म जून में हुआ होगा, तभी वो जी से बड़ा हो पाएगा और एफ से छोटा हो पाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? सी और एच के लिए सिर्फ और सिर्फ यही दोनों स्पेस दिख रहे हैं जो खाली थे, और हमारी पजल बन गई। ठीक है, चलिए जी चेक करते हैं। एफ एफ सी एच, जनवरी के क्या है? एफ सी एच। जैन के क्या है? एफ सी एच। ठीक। और जून के है डी आई बी, जून का है डी आई बी, और दिसंबर का है ई ए जी।
ठीक है, बिल्कुल ठीक मना है हमारा। आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो और बनाना शुरू करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। चलिए इसे हम भी बनाते हैं। 5 से 13 उम्र के समूह के 8 बच्चे हैं और एज 8 लोग हैं और दो पंक्तियों में बैठे हैं, जरूरी नहीं है समान क्रम में हो। पंक्ति एक में बैठे हैं कुछ बच्चे जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, पंक्ति दो में जो बैठे हैं वो उत्तर की ओर देख रहे हैं। आपको कोई नहीं बताया है कि कौन सा दक्षिण है, कौन सा उत्तर है, कौन साउथ है, कौन नॉर्थ है, आपको कुछ नहीं पता। बस आपको 8 लोग पता है। तो भाई बनाते हैं इसे। 1 2 3 4। बस यही कंडीशन है और कोई कंडीशन ही नहीं है, है ना। 8 लोग बैठे हैं, ऐसे ही बैठे होंगे और क्या। एफ की उम्र एक वर्ग संख्या नहीं थी। जो एफ है वो सबसे पहले स्क्वायर नहीं है। आप ये देखो, नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है और 13। ये नंबर्स हो सकते हैं, है ना। 5 से 13 तक बोले हैं। नंबर कितने दिए हैं? 3 3 6 7 8 9। नंबर आपको 9 मिल चुके हैं, जबकि आपके पास पर्सन कितने हैं? 8 हैं। ये बोल रहा है एफ स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर आपको इन सब में क्या दिख रहा है? 3 3 जा 9, सिर्फ एक स्क्वायर है। इसका मतलब आप एफ की वैल्यू कभी भी 9 नहीं होगी। एच डी के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाई और तीसरे स्थान पर मतलब दो छोड़कर बैठा होगा एच। देखो, अगर डी इधर आया तो एच इधर आ जाएगा, अगर डी इधर आया तो एच इधर आ जाएगा। यहाँ के लिए, इस पोर्शन के लिए दाया ये हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर देख रहा है तो दाया ये हो जाएगा। समझ में आया? कुल मिला के दोनों के दोनों लास्ट पर बैठ रहे होंगे, डी और एच दोनों, ठीक है। जो सबसे छोटा बच्चा था, कौन? जो डी है वो सबसे छोटा है, मतलब डी की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। एफ की उम्र एक वर्ष, अरे दोबारा दे दिया इसने, छोड़ो से। डी उस बच्चे के सम्मुख था जो 8 वर्ष का था। यानी देखो, डी को ऐसे बनाओ, डी जिसके भी सामने बैठा होगा वो 8 साल का होगा। अगर डी नीचे हुआ तो 8 ऊपर लिख देना, अगर डी ऊपर वाली रो में हुआ था तो 8 नीचे आ जाएगा। बट हमें पता चल गया डी के एकदम सामने जिसकी एज 8 है वो बैठा है। ना तो डी और ना ही ए दक्षिण के सम्मुख है। ओके। अब ये देखो, जो लोग ये बैठे हैं वो सबके सब कहाँ देख रहे हैं? उत्तर देख रहे हैं या फिर नॉर्थ देख रहे हैं? जो लोग यहाँ बैठे हैं वो साउथ देख रहे हैं या फिर दक्षिण देख रहे हैं? कुल मिला के ये बोल रहे हैं डी और ए। जो डी और ए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली रो में आएंगे, ऊपर की तरफ नहीं बैठेंगे। इसका मतलब आपका डी डेफिनेटली इधर बैठा है और एच पर डेफिनेटली इधर बैठा है। फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बैठ चुके हैं ये, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बैठ नहीं सकते। और डी के दाएं रखना है आपको एच, तो डी डेफिनेटली इधर आएगा, दो छोड़कर एच इधर आ जाएगा। डी की एज हमें पता है 5 है, और डी के सामने जो बैठेगा उसकी एज कितनी है? 8 है। जी और सी निकटतम पड़ोसी थे और उनकी उम्रों के बीच का अंतर 6 है। जी और सी पहले तो इमीडिएट नेबर है, और दूसरी बात, जी और सी का जो क्या डिफरेंस है वो कितना है? 6 ईयर है। ठीक है। एक 10 वर्ष का था और एफ के विपरीत बैठा था। जो भी ए है
वो पहले तो 10 ईयर का है। और एफ के अच्छा इसने ये बोल दिया है ए इधर तो आ नहीं सकता। जो ए है वो इधर आ नहीं सकता। ए सिर्फ और सिर्फ इधर आएगा। ए इधर आएगा तो एफ इधर आ जाएगा, ए इधर आएगा तो एफ इधर आ जाएगा। क्योंकि ए ऊपर वाली रो में नहीं आ सकता, ए सिर्फ और सिर्फ इधर आएगा। जो ई का निकटतम पड़ोसी था, देखो ए 10 वर्ष का था और एफ के विपरीत बैठा है। जो जो क्या है, जो किसको रेफर करता है, एफ को। अपने पास वाले ऑब्जेक्ट को जो ऑफर करता है, आप जो के प्लेस पर एफ भी लिख सकते हो। एफ ई का निकटतम पड़ोसी था, तो इसका मतलब जो एफ है वो ई के अपोजिट ई के पड़ोस में होगा, इमीडिएट नेबर होगा। ई की उम्र एक घन संख्या है। घन मतलब होता है क्यूब। जो ई है वो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 8 हो सकता है। ई की एज कितनी आ गई, 8। सिर्फ आप देख सकते हो एक ही यहाँ पर क्यूब है, वो है 8। और जो किसका क्यूब होता है, 2 का। 2 का क्यूब 8 होता है, इसका मतलब ई ही 8 ईयर का है। आप यहाँ पर ई लिख सकते हो आराम से, नहीं लिख सकते? अरे 8 ईयर आपको पता है कि यहाँ आएगा तो ई यहाँ रख सकते हो। ई का एक नेबर एफ है तो एफ को आप डेफिनेटली इधर रख सकते हो, क्योंकि बोल चुके हैं। एफ के सामने ए बैठा है तो आपको डेफिनेटली ए यहाँ रखना पड़ेगा। और ए कितने ईयर का है, 10 ईयर का है, 10 इधर आ जाएगा। अब आप बताओ, जी और सी के लिए सिर्फ और सिर्फ ए दो ही जगह दिख रही है। ध्यान से सुनना। जी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही प्लेस दिख रहे हैं जहां जी और सी। देखो जी इधर बैठा तो सी इधर आ जाएगा, अगर सी इधर बैठा तो जी इधर आ, मतलब आप स्लैश करके यहाँ। और कोई जगह नहीं है जहां पर दो स्पेस खाली दिखाई दे रहे हो। तो जी और सी तो आपको डेफिनेटली यही बनाने पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो जी और सी भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी स्लैश सी, जी स्लैश सी। एक लेटर बचा, उसे यहाँ रख दो। क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी बचा। बी, हाँ बी बचा तो बी आपको यहाँ रख देना है बस। चलिए, बी 13 वर्ष का है। ठीक है, बी की एज भी इन्होंने बता दी कि बी की जो एज है वो 13 है। और वह उस बच्चे से 6 वर्ष वयस्क है जो उसके ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखो, बी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एच बैठा है। तो एच से बी 6 साल बड़ा है। एच से बी 6 साल बड़ा है तो इसका मतलब एच की एज कितनी आ गई, 7 ईयर। 7 साल का निकलेगा एच। तभी तो भैया 6 साल बड़ा होगा बी। अगर एच 7 का होगा तभी 6 साल का बड़ा निकलेगा बी। एफ सी से वयस्क है लेकिन जी से युवा है। जो एफ है वो सी से बड़ा है और जी से छोटा है। पहले तो जो जो हो चुका उसे काट दो। ये हो चुका है, ये हो चुका है, 13 हो चुका है, 10 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9 बचा है, 11 बचा, 12 बचा, 6 बचा। 9, 11, 12 और 6। इन्होंने बोल दिया किसी भी सूरत में F9 नहीं हो सकता। F9 नहीं होगा। अब इन तीनों में बताओ सबसे बड़ा, देखो F सबसे बड़ा है, F सबसे बड़ा है। तो इन तीनों में से कोई जो सबसे बड़ा होगा वही तो F की वैल्यू होगी। तो F तो 12 ईयर का हो जाएगा। अब आपको पता है C और G का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 6 ईयर होना चाहिए। क्या लिखा है, एफ सी से बयक से, ओहो हमने गलत लिख दिया। ये गलत हो जाता क्योंकि अगर 11 और 6 ही बच रहे हैं या 11 और 9 ही बच रहा है, 6 और 9 बच रहा है, तो यहाँ 6 का डिफरेंस नहीं आ पा रहा था। इसलिए मुझे लगा ये गलत है और जेनुअनली ये गलत है, हमने एक गलत बनाया है ये। एक सेकंड रुकिएगा, फिर से एक बार इस पे थोड़ा विचार करेंगे अच्छे से। कलर देखते हैं, देखो
एफ सी से तो बस के जो एफ है वो सी से तो बड़ा है, लेकिन जी से युवा है, यानी जी से क्या है, यंगर है। तो जी आएगा सबसे बड़ा। अब यहां से देखो, बचा है 9, 11, 12 और 6। सबसे बड़ा आप 9 तो एफ नहीं होगा। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 12 और 6 का ही डिफरेंस 6 आता है ना। और हमें इसको 12 देना पड़ेगा, इसको 6 देना पड़ेगा, तभी इनका डिफरेंस 6 आएगा। इसका मतलब जी को आप 12 दोगे और सी को आप 6 दोगे। 12 और 6, और इन दोनों के बीच में क्या बचा, 9 और 11 दोनों। देखो, एफ के लिए आप 9 भी दे सकते हो और 11 भी, क्योंकि 12 से बड़ा है और 6 से छोटे हैं दोनों के दोनों। मगर यहाँ बोल दिया है 9 एफ नहीं हो सकता। 9 नहीं हो सकता, इसका मतलब 11 ही होगा। तो यहाँ आप आराम से अपने नंबर्स दे सकते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? क्या है ये? एफ है 11, ये क्या है 12/6, ये क्या है 12/6। बन गया। अब देखो, जी और सी का मुझे समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ आएगा, और ना इन लोगों ने बताया भी है। बस ये बोल दिया जी और सी एक दो। और अब आपको नहीं पता ना कि कौन लास्ट में बैठा है कौन नहीं बैठा है। कुछ दिया ही नहीं इन लोग। चलो चेक करते हैं इसे। हाँ, जी और सी को उन्होंने ऑब्लिक करके ही लिखा है। 1 सेकेंड। चलिए देखते हैं इसे। EFCGCG ठीक है। DABH ठीक है। 8, 11, 12, 6, 12, 6, 5, 10, 13, 7। बिल्कुल ठीक बना है हमारा। आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को दोनों वीडियोस, दोनों पजल्स, दोनों जो आपने भी बनाए हैं वो अच्छे लगे हों तो आपको लाइक कर देना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज डन लिखना मत भूलिएगा, उससे पता चल जाएगा कि आपने लाइक कर दिया है। एक्नॉलेज मिल जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। चलिए इसे हम बनाते हैं। ओके, पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये। A group of 6 students are sitting around a circular table facing the center। 6 पर्सन है और सर्कुलर पर बैठे हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं और फेसिंग इनसाइड है। दे बिलोंग टू डिफरेंट सिटी, और वो अलग अलग डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एल इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। के इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठा है। आई डजेंट बिलोंग टू कोलकाता, जो आई है वो कोलकाता से बिलोंग नहीं करता है। नीदर के नॉर एल बिलोंग टू दिल्ली, ना ही के ना ही एल, दोनों के दोनों दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं। के इज सिटिंग अपोजिट टू जी। अब देखो, ध्यान से सुनना। अपोजिट का केस आ चुका है ना, थोड़ा सा इस पर बात करी जाए। मैंने अपोजिट के केस की बहुत अच्छे से आपको नॉलेज प्रोवाइड करी है। कौन से क्लास में? उसका क्लास नंबर 3 में जाइए। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, और कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स के लिए एक सीरीज बनी आपको दिखाई देगी। उस सीरीज में आपको क्लास 3 मिलेगी। क्लास 3 को मैंने 1.5 आवर में कंप्लीट करा है। और सिर्फ ये बताने के लिए एक सर्कल को लाइन में कैसे बनाया जाता है। दूसरा, उसमें एक, सिर्फ एक हमने सॉल्व करी है उसमें पजल।
सिटिंग, उसको हमने मल्टीपल तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश भी करी है। चलिए यहाँ पर क्या, अब मैंने वहां ये भी बताया, पेयरिंग सिस्टम के लिए बताया था। देखो पेयरिंग सिस्टम क्या कहता है, अगर आपने यहां से उठाकर यहां रखा, जब आप 8 के केस में काम करते हो, जब 8 लोग होते हैं तो आपका पेयर सिस्टम बनता है दो इन लोगों के बीच में। ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है। पेयर का मतलब है कितने लोग एक दूसरे के अपोजिट है। ये वाला इसके अपोजिट बैठा होगा, ये वाला 1 2 3 इसके अपोजिट बैठा होगा, और ये वाला इसके अपोजिट बैठा है, और ये इसके अपोजिट। मतलब 4 पेयर ऐसे बनेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था n/2 - 1। 8 लोग हैं, डिवाइड करो 2 से -1, मतलब 4 - 1 = 3। 3 लोगों के बीच में जो भी आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पर है 6 लोग, 6/2 - 1, मतलब 3 - 1 = 2। तो हर दो इंसान के बीच में जो दो बैठे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे आप पहले ये देखो, पहले पेयर देखते हैं इसमें कितने बनेंगे। ठीक है, 6 का केस है और पेयरिंग सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे ये कितने सारे लोग हैं जो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ये वाला इसके अपोजिट बैठा है, जबकि ये वाला इसके अपोजिट बैठा है, और ये वाला इसके अपोजिट बैठा है। मतलब यहाँ पर 3 पेयर मिल रहे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। 6 लोग हैं, ये वाला इसके अपोजिट है। चाहे आप राइट से गिन लो चाहे लेफ्ट से गिन लो, आपको 2 लोग ही मिलेंगे। ऐसा ही इसके लिए है। आप इस वाले के केस में देखो, अगर ये ऊपर देख रहे हैं, सारे के सारे ऊपर देख रहे हैं, पहले से हटाते हैं। देखो सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। अगर ये ऊपर देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। अब मैं पेयरिंग सिस्टम बनाऊं तो दो छोड़कर बनेगा। तो आपने इधर ए लिखा इधर बी लिखा, एग्जाम्पल तौर पर ले रहे हैं हम लोग। तो ए के राइट साइड से गिनो, 1 2 लोग आएंगे, और लेफ्ट साइड से गिनो 1 और 2 आएंगे। देखो ये जो है एक दूसरे के मिले हुए पॉइंट्स है, ये कोई लाइन नहीं है, इट्स अ सर्कल। सर्कल का मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं इसका इमीडिएट राइट कौन है, तो इसका इमीडिएट राइट है ये, और इस वाले का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट है ये। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप सर्कल पर काम कर रहे हो। चलो जी, अब यहाँ पर बने हुए के इज अ सिटिंग अपोजिट टू जी। तो यहां से आप ऐसे कैसे लिखोगे, के से 2 छोड़कर कहीं जी बैठा है, बस ये बताने के लिए मैंने आपको इतनी मेहनत करी। दो बैठे होंगे, अपोजिट का मतलब बीच में दो है। के इज अ सिटिंग अपोजिट टू जी हु इज अ फ्रॉम द मुंबई। हु किसको रेफर करता है, पड़ोस वाले ऑब्जेक्ट जी को। तो जी कहाँ से है, वो है मुंबई से। एच हु इज नॉट फ्रॉम द गोवा एंड अ कलकत्ता एंड इज अ सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में पहले तो एच बैठा है, और जो एच है ना तो वो गोवा से है और ना ही वो कलकत्ता से है। जे इज अ फ्रॉम अ गोवा, जो जे है आपका वो गोवा से है। एन इज सिटिंग अपोजिट टू द पर्सन हु इज फ्रॉम द दिल्ली, यानी दिल्ली से 2 छोड़कर जे गोवा होगा, आप बोल सकते हो। अपोजिट का मतलब यही है कि इन 2 लोगों के बीच में 2 लोग होंगे। आपको दिल्ली मिल जाए, जैसे ही दिल्ली मिले, बस आपको 2 पर्सन गिनने और जे और गोवा बैठा देना, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से। ए पर्सन, अ पर्सन हु बिलोंग टू अ शिमला इज अपोजिट टू द वन हु इज फ्रॉम द कलकत्ता। तो अब वही ये फिर से एक अपोजिट का केस आ गया। जो भी कलकत्ता से है उससे 2 छोड़कर कौन सा पर्सन है, शिमला वाला है, जो भी शिमला से है। ये भी अपोजिट का केस है, ये भी अपोजिट का केस है, और ये भी अपोजिट। 3 आ गए अपोजिट के केस और हमारे पास 3 ही पेयर है, मगर देखते हैं क्या होता है।
सबसे पहले के और जी रखते हैं। देखो के और जी मैंने क्यों उठाया, के से मुझे एल मिल जा रहा है और जी से मुझे एच मिल जा रहा है। आपको कहीं भी आपका मन यहाँ रखना है यहाँ रख दो, आपका मन यहाँ रखना है यहाँ रख दो, जहां मन हो आप वहां रख सकते हो के को। मगर के से दो छोड़कर आपको जी रख देना है। चाहे आप सोचोगे आपने राइट साइड में क्यों रखा, आप लेफ्ट साइड से गिनो तो भी दो ही है, राइट साइड से गिनो तो भी दो है, क्योंकि ये अपोजिट का केस है। ठीक है, के से दो छोड़कर हमने जी रख दिया। जी के इमीडिएट राइट में एच है, तो एच इधर आ जाएगा। इमीडिएट राइट, राइट इधर होगा लेफ्ट इधर होगा। अब के इमीडिएट लेफ्ट में एल है तो एल इधर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है जी कहाँ से है, मुंबई से है, तो मुंबई इधर रख दो। अब आई जो है वो कलकत्ता से है, के और एल दोनों के दोनों दिल्ली से नहीं है, दिल्ली से दो छोड़कर गोवा है। अब देखो जी यहां पर आया, एक दो छोड़कर एक पेयरिंग ये बनी, एक पेयरिंग ये बनी और एक पेयर ये बना। मैं दिल्ली और गोवा के, देखो जे के लिए सिर्फ यही दो प्लेस है, दो ही प्लेस है जे के लिए, और जे गोवा से दो छोड़कर आपको दिल्ली रखनी है। क्या कहते हो? ठीक है, अगर आपने जे इधर रखा तो एक दो छोड़कर आपको यहाँ दिल्ली रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच बोला नहीं गया है कि दिल्ली नहीं है, एच पे दिल्ली हो सकता है। चलिए, जे यहाँ के लिए तो ठीक काम कर रहा है। अगर आपने जे इधर रखा तो एक दो छोड़कर यहाँ दिल्ली रखना पड़ेगा। मगर ये देखिए, एल दिल्ली नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पर आप जे नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ जे रखना पड़ेगा। सही है, रख दो। यहाँ एल आ गया है, यहाँ आपने जे रखा और एक दो छोड़कर यहाँ आपकी दिल्ली आ गई। पेयरिंग सिस्टम है, चाहे आप कहीं से भी गिन लो दो ही आएगा, एक दो से छोड़ के दिल्ली। और जे क्या है, गोवा है। एक लेटर बचा, पहले उसे रखो। आई, आई बचा, आई इधर आ जाएगा, और आई कोलकाता है, आई है आपका कोलकाता। इतना तक तो हो गया। अब कोलकाता से दो छोड़कर आपको शिमला रखना है, एक दो छोड़कर आप शिमला इधर रख सकते हो। जो एक सिटी बची उसे यहाँ रखो। गोवा कोलकाता दिल्ली, क्या बचा? हाँ मुंबई बचा, जी मुंबई हो चुका है। चलो पीछे चलकर देखते हैं। अ, दिल्ली मुंबई गोवा कोलकाता चेन्नई, चेन्नई बची, चेन्नई इधर आ जाएगा। चेन्नई इधर आ जाएगा। ठीक है, देखिए है तो ये छोटी सी पजल, और अब मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया है। इसलिए लगाया है क्योंकि छोटे से ही आप बड़े पर जाओगे। ये छोटी पजल है, इसमें आपको जितना सीख सकते हो आप उतना ना 8 के पेयर में सीख सकते हो ना 10 के पेयर में सीख सकते हो। 6 का पेयर है, बहुत अच्छा है कि आप इसमें जितना जितना अच्छे से कंसेप्ट को समझ सको वो बेहतर है। चेक करते हैं। के एल के जे आई जी एच, एल के जे आई जी एच बिल्कुल ठीक है। और क्या है, एल क्या है? ओ, एल कलकत्ता हो गया है। आई कलकत्ता नहीं होगा ये बोला गया था क्या? आई डजेंट बिलोंग कोलकाता। ओके, ये यहाँ पे क्रॉस बना होगा, ये गलती हो गई हमसे भाई। आई कोलकाता से नहीं था। एच कोलकाता से नहीं था। तो इसका मतलब एल कोलकाता से होगा, आई शिमला से होगा। एल कोलकाता से होगा, आई शिमला से होगा। एक बार चेक करते हैं इसे। और कोई तो मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। एल कलकत्ता, के चेन्नई, जे गोवा, आई शिमला, जी मुंबई और डी दिल्ली। अरे वो थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो नॉट का कंडीशन थी। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाना शुरू करिए। चलिए हम इसे बनाएंगे, मगर हमें पहले लिखना पड़ेगा सब कुछ। मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिवीजन मैनेजर, they belong to different cities. In a bank meeting, the six employees were sitting to the left to the right. Their hierarchy order. अच्छा, ये जो ऑर्डर गिवन है वो हायरार्की का ही है, तो आप लिख सकते हैं वन बाय वन। पहला क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिवीजन मैनेजर। यहाँ आएगा डिवीजन मैनेजर। ओके, ये है। क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि भैया जो कुछ है वो बैंक के एम्प्लॉय हैं, और कुछ उनके बिलोंग डिफरेंट सिटीज हैं। GHIJKL सिटीज है, ABCDEF एम्प्लॉयज नेम है। ठीक है, ABCDEF, फिक्स सिक्स। तो यहाँ ये है क्या? एम्प्लॉयज। और क्या था? GHIJKL, GHIJKL, ये क्या है? ये है सिटीज। शुरू करते हैं। The chief general manager and the assistant general manager belong to the city J and K, but not in the same order. CGM, मैंने ई लिखा है, वो गलत लिख दिया इसका मतलब। CGM चीफ जनरल मैनेजर है ना, चीफ जनरल ई क्या है? एग्जीक्यूटिव। वन सेकेंड, एक सेकेंड। चीफ जनरल मैनेजर, हाँ ये मैनेजर है। यहाँ पर आएगा CGM। क्या है? CGM और असिस्टेंट जनरल मैनेजर JK है। यहाँ पर J/K रख सकते हो, और यहाँ पर भी J/K रख, इन दोनों में से कहीं एक पर J आएगा, कहीं एक पर K आएगा। ठीक है। और ये क्या लिखी है हमने? सिटी। यहाँ पर हम एम्प्लॉय लिख देंगे। ई इज निदर डिवीजन मैनेजर नॉर चीफ जनरल मैनेजर। ना तो आपका ई इधर आएगा। ई इज निदर द डिवीजन मैनेजर एंड द चीफ जनरल मैनेजर। चीफ जनरल मैनेजर यानी ना तो ई इधर आएगा। ई क्या है? ई एम्प्लॉय है। एफ इज निदर चीफ जनरल मैनेजर नॉर ही इज अ फ्रॉम द सिटी के। एफ जो है, ना तो एफ इधर आएगा, और ना ही एफ के से बिलोंग करता है। कुल मिला के एफ इधर भी नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल गलत बात है। हो सकता है इधर जे आ जाए और इधर के आ जाए। ना 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 ना, यहाँ पर आप नहीं ले सकते। एफ के से बिलोंग नहीं करता, बस ये बोल दिया इन्होंने। के सिटी से बिलोंग नहीं करता। द पर्सन हु इज अ डिविजन मैनेजर इज नॉट अ फ्रॉम द सिटी ऑफ एच। अरे यहाँ पर भैया आपका एच भी नहीं आएगा। द पर्सन हु इज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलोंग टू अ सिटी एल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? ये है, ये एल से बिलोंग करता है। नीदर द बी और नॉर द सी बिलोंग टू सिटी आई। ना तो बी और ना ही सी सिटी आई से बिलोंग करते हैं। बी वॉज नीदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ना तो आपका बी इधर आएगा, और ना नॉर अ डिवीजन मैनेजर, ना ही आपका बी इधर आएगा। बी वाज नीदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉर अ डिवीजन डायरेक्टर। देखो एक बात सुनो,
आपका आई किधर आ सकता है, किधर किधर आ सकता है, आई इधर आ सकता है, आई इधर आ सकता है, और आई इधर आ सकता है। ठीक है। अगर आई इधर आया तो इधर बी नहीं आएगा, इधर बी नहीं आएगा तो इधर आई आ सकता है, इधर भी आई आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, छोड़ो इसे। इस तरीके से सोचना बहुत गलत हो जाएगा। 4 पर्सन वर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। अब देखो ए और डी के बीच में चार लोग बैठे हैं, तो चार लोग कैसे बैठ सकते हैं? अगर ए यहाँ पर आए और डी यहाँ पर आए और ए यहाँ पर आए और डी यहाँ पर आए, सिर्फ ऐसे ही बैठ सकते हैं चार लोग। देखो, 1 2 3 4, चार लोग तभी होंगे जब ए बिल्कुल लास्ट में बैठा हो और डी बिल्कुल लास्ट में बैठा हो। अब क्या बोल रहा है? सी वॉज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में दो छोड़कर आपका सी बैठा है। अब एक बात सुनो आप, अलग कलर लेते हैं। आ, धड़कता भड़कता। देखो, अगर आपने डी इधर बैठा दिया तो डी के राइट साइड में तो कोई जगह ही नहीं बचेगी, जबकि आपको डी के राइट साइड में तो सी बैठाना है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ डी नहीं आएगा, यहाँ आएगा ए, तो आपका डी आएगा इधर। बैठाओ। आपका डी आएगा इधर और आपका ए आएगा इधर। डी से राइट साइड में दो छोड़कर सी रखना है, एक दो छोड़कर सी आएगा इधर। अब ध्यान से सुनो, ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, या तो ई इधर आएगा या फिर ई इधर आएगा, दो ही जगह ई आ सकता है। अब बी, अब यहाँ तो ए आ चुका है तो चेक ही नहीं करना चाहिए मुझे उस चीज के लिए, ए तो इधर आ ही चुका है, छोड़ो। ठीक। अब एक बात देखो, बी इधर नहीं आएगा तो बी या तो इधर आएगा या फिर बी इधर आएगा, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स बैठे हैं। अब एफ इधर नहीं आ सकता, एफ इधर नहीं आ सकता, और एफ के साथ भी नहीं आएगा, तो एफ इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। बस यही है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे देखते हैं। नीदर ई नॉर बी वॉज सिटिंग बिटवीन द जनरल मैनेजर एंड द डिवीजन मैनेजर। ना तो ई और ना ही बी बीच में बैठे हैं जनरल मैनेजर और डिवीजन मैनेजर के। जनरल मैनेजर किधर है? जनरल मैनेजर इधर है और डिवीजन मैनेजर इधर है। ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? एजीएम। तो एजीएम में ये बोल रहे हैं ई और बी तो हो नहीं सकते, ना तो इधर ई आएगा ना तो इधर बी आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप एफ को ही बैठा सकते हो इधर। बीच में बोला है, जीएम और डीएम के बीच में कभी भी आपका ई और बी नहीं आएंगे, और बीच में बचा आपका एजीएम। एजीएम के प्लेस पे आप ई और बी को नहीं बैठा सकते, सिर्फ और सिर्फ एफ इधर आएगा। हटा दो सब कुछ, यहां से आप सब हटा दो, यहाँ बैठ जाएगा एफ। बोला गया है जहां भी एफ आ गया वहां के नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इधर के नहीं आएगा, जे आएगा। हटा दो, इधर इधर आ जाएगा आपका जे, और इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका के। कोई प्रॉब्लम? होप कि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? 4 एम्प्लॉय सिट्स बिटवीन द वन हु बिलोंग टू सिटी एच एंड आई। एच और आई के बीच में चार लोग रहते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, एच बोल एच और आई के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बन सकती है और कोई जगह नहीं होगी। तभी ये चार, देखो, 1 2 3 4, तभी चार लोग होंगे, अदरवाइज चार लोग हो ही नहीं पाएंगे। मगर एच यहाँ आ ही नहीं सकता, डीएम वाले केस में एच नहीं आ सकता, पहले ही क्रॉस लग चुका है, यानी आई इधर आएगा। हटा दो, ये आई इधर आ जाएगा इसका मतलब, और एच इधर आ जाएगा। आई इधर आ गया, एच इधर आ गया, एक सिटी बची, जी। जी बची, जी इधर आ गया। अब यहाँ देखो,
एफ फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ इधर आ चुका है, तो इसका मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ ई आएगा। बस रख दो, इधर ई आ जाएगा। बात समझ में आई? इधर ई आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि इस पजल को मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, चेक करें। चलो चेक करते हैं। HLKGJI, HLKGJI। और क्या है? TEBCFA, TEBCFA। बिल्कुल ठीक बनाया हमारा। चाहे आप चाहो तो यहाँ से चेक कर लो अच्छे से। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं। बनाते हैं इसे। कुछ टीबी लैड है, कुछ टीबी। और छोटा टीबी बनाया। कुछ टीबी लैड है। सभी कंप्यूटर लैड है। सभी के सभी कंप्यूटर लैड है। कुछ लैड कंप्यूटर हैं, कुछ लैड कंप्यूटर हैं। भाई हाँ, सभी के सभी जो कंप्यूटर है वो लैड है। तो इसका मतलब जो कुछ लैड है वो कंप्यूटर है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लैड टीबी है, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। इसमें बोध आएगा। बोथ कंक्लूजन इज फॉलोज। चेक करता है। बोथ ठीक है। बताओ क्या बोल रहा है। In the following question, a given question is followed by the information in the three statement. You have to decide the data in which the statement is sufficient to answer the question and marks your answer accordingly. How is F related to S? बताइए जी। जो F है वो S से कैसे रिलेटेड है? आपको इन तीनों को पहले एनालाइज करना है और बताना है कौन सा परफेक्ट आपको आंसर दे रहा है। F इज द हस्बैंड ऑफ ए, बढ़िया। एंड एस इज द सन ऑफ बी, जो एस है वो सन ऑफ बी है। अब बताओ, कुछ आपको पता चल रहा है? एफ और बी, एफ और एस का कोई रिलेशन ये बता पा रहा है जी? नहीं, नहीं बता पा रहा। एफ इज द फादर ऑफ ई, जो एफ है वो फादर है किसका? ई का। और एंड डी इज द सिस्टर ऑफ एस, और जो डी है वो सिस्टर है किसकी? सॉरी, एस की। ये भी नहीं बता पा रहा। एफ और एस का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, ये एक अलग ट्री है, ये एक अलग ट्री है। नीचे वाला, एफ इज द हस्बैंड ऑफ एस, एस फादर सिस्टर, एस के पिता की बहन का हस्बैंड है। पहले तो एस की एक सिस्टर है कोई, उसका हस्बैंड है आपका एफ। एस फादर सिस्टर, सॉरी, एस के फादर की सिस्टर है ना कि एस की सिस्टर। ऐसे नहीं बनेगा ये। पहले तो एस नीचे आएगा। एस का कोई फादर है, फादर का कोई सिस्टर है, उससे मैरिज की है एफ ने। तो यहाँ एक रिलेशन पता चल रहा है कि एफ इज रिलेटेड टू व्हाट? एफ क्या है? एस की माँ है, एस की बुआ, बुआ के हस्बैंड, यानी कौन? फूफा जी है। फूफा जी है ये, क्योंकि एस के ये फादर है। फादर की बहन, फादर की बहन कौन होती है? बुआ, बुआ के हस्बैंड फूफा जी। तो यहां से पता चल रहा है कौन? एफ का रिलेशन। तो ओनली थर्ड फॉलो कर रहा है इसमें। ओनली थर्ड। चेक करते हैं। हाँ, इसमें देखते हैं। क्या है, कुछ 7 फ्रेंड्स हैं और उनकी लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में खड़ा किया गया है। आरोही क्या होता है? आरोही
असेंडिंग ऑर्डर में मतलब एक बड़े से छोटे की ओर बढ़ाया गया है। चौथे स्थान पर कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। छोटे से बड़े में बड़ा, ठीक। एक्स और वाई दोनों यू से लंबे हैं। एक्स और वाई दोनों के दोनों यू से लंबे हैं, बढ़िया है। एक्स यू से लंबा है। बात तो एक ही है। एक्स जो है वो यू से लंबा है, लेकिन एस से नाटा है। नाटा। एस से नाटा है कौन? एक्स। एक्स यू से लंबा है, जबकि एस से नाटा है। डब्लू सबसे लंबा है, डब्लू तो इधर आ गया। अभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कैसे बनेगा ये। एस। और हो सकता है जो बाई है वो एस से भी बड़ा हो। ऐसे भी बन सकता है, बाई इधर आए, एक्स इधर आए और यू इधर आए। और ये ऐसे भी बन सकता है, बाई स्लैश एक्स लिखा हो और यूएस है। क्योंकि बाई और एस का आपको रिलेशन नहीं बताया गया है, इसलिए ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। टी टी से नाटा है, जो बी है वो टी से छोटा है, लेकिन एस से लंबा है। एस से लंबा है। ओके। बाई टी से लंबा है, बाई टी से भी लंबा है। बाई इधर आ जाए। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करती हूँ, बाई इधर आ सकता है, टी इधर आएगा, एस इधर आएगा। और सॉरी, बी आएगा इधर। बी इधर आ जाए, फिर एस आ जाए, फिर एक्स आए, फिर यू आए। क्या बोला था इन्होंने? तो आपको इससे और इसकी हेल्प से आप बना पा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आप इन दोनों की हेल्प से नहीं बना पा रहे हो, बल्कि इन दोनों की हेल्प से बना पा रहे हो। हमने इस वाले की हेल्प ली, एक्स यू से बड़ा है और यू से डब्ल्यू सबसे बड़ा है। हमने इसको लिया, एक्स एस एक्स यू, और हमने ये लिया। इन दोनों की हेल्प से बन सकता है, देखो। इसकी और इसकी हेल्प से बन जाएगा। यानी ये था सेकंड वाला और ये था थर्ड वाला, है ना? इसको पढ़ते हैं। जो एक्स है वो यू से बड़ा है, लेकिन एस से छोटा है। और डब्लू सबसे लंबा है, 1 2 3 4 5 6 7, डब्लू सबसे लंबा है। ठीक, बी टी से नाटा है। जो बी है वो टी से छोटा, सॉरी, बी टी से छोटा है, लेकिन एस से लंबा है और एस से बड़ा है। तो आप यहाँ पे बी लिख सकते हो, यहाँ पे टी लिख सकते हो। और बाई टी से लंबा है, बाई इधर लिख दोगे। 1 2 3 4 5 6, बाई टी वी एस एक्स यू। सेकंड और थर्ड की हेल्प से आपका आंसर आ जा रहा है क्या? सेकंड थर्ड, हाँ सेकंड थर्ड है। ठीक है, सेकंड और थर्ड की हेल्प से आंसर आ जा रहा था। इसमें देखते हैं। A building of a Samsung company has a 5 floors with different products on a each floors. Ground floor is a number one and the topmost most floor number five. Mobile purchase are on which floor? हमें सबसे पहले तो मोबाइल के बारे में जांच पड़ताल करनी है। और सबसे ग्राउंड फ्लोर वन है। 5 4 3 2 1। इन क्वेश्चन को बोला जाता है डेटा सफिशिएंसी। जब डेटा को इनसफिशिएंट वे में दिया गया हो या सफिशिएंट वे में दिया गया हो, और मल्ट डेटा क्या है, ये स्कैटर्ड है ना, फैला हुआ है बहुत जगह से, आप इकट्ठा कर रहे हो कौन कौन से हेल्प से आप बना सकते हो, तो बस वही निकालना है। मोबाइल प्रोडक्ट आर नॉट ऑन द फ्लोर थ्री। पहली बात तो, जो मोबाइल है वो थर्ड पर नहीं है। मोबाइल प्रोडक्ट आर ऑन द फ्लोर विच इज अ second floor below the floor of a laptop product and the laptop product are neither on the fifth और थर्ड। जो लैपटॉप है वो तो ना इधर आएगा और ना लैपटॉप इधर आएगा। मगर जो मोबाइल है वो लैपटॉप से 2 फ्लोर नीचे है।
यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ एक एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब आपका एल इधर आ सकता है तो एक छोड़कर एम इधर आ जाएगा। यहाँ एल आएगा नहीं। मोबाइल प्रोडक्ट आर ऑन द फ्लोर विच इज second floors below, 2 floor below the floor of a laptop product, and the laptop product are neither on the floor 5 nor on 3। एल के नीचे की ओर मोबाइल है, तो एल के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है हमारे पास। भैया आप इधर एल रख नहीं पा रहे हो, इधर आप रख नहीं पा रहे हो, इधर आप रख नहीं सकते क्योंकि एल के नीचे फिर एम कहाँ ले जाओगे, इधर आप रख नहीं सकते। तो एम की प्लेस तो आ गया, सेकंड फ्लोर पर है। यानी ये वाला जो है वो सफिशियंट है अकेला आंसर देने के लिए। सेकंड से तो निकल रहा है। अब इसका देख लो। मोबाइल प्रोडक्ट आर नीदर ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर और नॉर द लोएस्ट मोस्ट फ्लोर। मोबाइल ना तो यहाँ हो सकता है ना यहाँ हो सकता है। हाँ, सिर्फ ओनली ओनली टू से निकल रहा है आंसर मेरा। ओनली टू होगा इसका आंसर। हाँ, ओनली टू जो है वो सफिशियंट है आंसर देने के लिए, है ना। इसकी देखते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी सी डी है और उनको वजनों के अनुसार बाएं से दाएं क्रम में, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले तो अवरोही क्रम में दाएं से बाएं छोटे से बड़े करे। कितने लोग हैं? चार। एक दो तीन चार। यहाँ कौन आएगा बताओ? यहाँ सबसे बड़ा आएगा। ठीक है। यहाँ आएगा सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ सबसे आएगा छोटा। ए बी की तुलना में भारी है, जो ए है वो भारी है बी से। सी डी की तुलना में भारी है, जो सी है वो भारी है डी से। सी बी की तुलना में भारी है, जो सी है वो बी से भी बड़ा है। तो देखो भैया, क्या बोल रहे थे? दाएं छोर पर कौन है? अब ये तो आप नहीं बता सकते। यहाँ सी आ जाए, यहाँ बी आ जाए, और यहाँ डी आ जाए, और यहाँ ए आ जाए। सी और बी का तो नहीं पता, ए और सी में नहीं पता कौन बड़ा है। तो आप यहाँ पर तो ऑब्लिक लगा कर ही लिखोगे हमेशा, है ना। और आपको डी और बी में भी नहीं पता, तो यहाँ पर भी आपको ऑब्लिक लगा कर लिखना पड़ेगा। सारा और का केस है और इसमें आप कुछ भी नहीं बता सकते। तो कुछ क्या है भैया, मुझे दिखाने दे रहा है। ये डेटा इनसफिशियंट है, समझ रहे हो। मुझे तो डेटा इनसफिशियंट लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है इसका आंसर। ओनली टू आ रहा है। ओनली टू कैसे आ सकता है? सी इज हैविएस्ट देन डी। क्या पूछा है? ये क्या है ओनली टू?